हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल न्यूटन्स हब, अ कंप्लीट प्लेस फॉर लर्निंग। सो गाइस, जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, हमारे चैनल पर पीजीटी, टीजीटी, पीआरटी और डी ट्रिपल एस बी, एनवीएस, केवीएस के लिए एक सीरीज हमने स्टार्टअप की थी, जिसमें कि मैंने कुछ जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस के वीडियो पहले ही बना चुका हूं मैं, और उनको अपलोड भी कर चुके हैं। आज जो हम सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं वो प्योरली पीजीटी केमिस्ट्री की सीरीज है, जिसके अंदर मैं आज आप लोगों को टॉप 80 क्वेश्चंस के बारे में डिस्कशन करने वाला हूं, उनको समझाने वाला हूं। ये वीडियो देखिए 4 से 5 पार्ट्स में हम कंप्लीट करेंगे, क्योंकि ऐसा पॉसिबल नहीं है कि मैं 80 क्वेश्चंस को एक साथ उनके पीछे के बेसिक कॉन्सेप्ट्स को समझा सकूं। तो चलिए देखते हैं बारी बारी से, जैसे जैसे टॉपिक बदलते जाएंगे आप लोगों को उसके पीछे के बेसिक कॉन्सेप्ट्स मैं बताते चलूंगा। तो गाइस, जो इसमें फर्स्ट टाइप है क्वेश्चन का वो क्या है? सबसे पहला है कि नंबर ऑफ मोल्स आपसे कैलकुलेट करने के लिए क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। आपको नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला याद होना चाहिए, दैट इज मास अपॉन मोलर मास, और यही इक्वल होता है नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय Na, वेयर Na स्टैंड्स फॉर अवोगाद्रो नंबर। और अवोगाद्रो नंबर की अगर मैं वैल्यू की बात करता हूं तो Na की वैल्यू होती है 6.022 इंटू 10⁻23। ये आपके पास वैल्यू होती है अवोगाद्रो नंबर की। तो अगर आपको नंबर ऑफ पार्टिकल्स पता है और अवोगाद्रो नंबर आपको क्वेश्चन में गिवन हो या ना हो, आपको ये याद रखना होगा, तो आप नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हैं। अगर क्वेश्चन में आपको मास वैल्यू गिवन है किसी भी सब्सटेंस की और उसका मोलर मास आपको निकालना आता है, तो आप नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। मान लीजिए क्वेश्चन आया, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ। क्वेश्चन को मैं पूरा नहीं लिख रहा हूं, आप ध्यान से सुनिएगा, कॉपी पेन लेकर के बैठिए और नोट डाउन करते चलिए। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ 50 ग्राम ग्लूकोज। आपको क्या बोला? 50 ग्राम ग्लूकोज का नंबर ऑफ मोल आपको कैलकुलेट करना है। तो आपको क्या दे दिया? मास दे दिया। अब ग्लूकोज दे दिया उसने, सब्सटेंस आपको दे दिया, लेकिन उसका मोलर मास लिख करके नहीं दिया। तो ये आपका फर्स्ट टाइप है नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए। आपको करना क्या है कि मास तो आपको पता चल गया, मोलर मास निकालना है। तो मुझे तो याद है, आप लोगों को भी शायद पता होगा कि ग्लूकोज का जो मोलर मास होता है वो होता है 180। जिन लोगों को ग्लूकोज का फॉर्मूला नहीं पता वो लोग ध्यान रखिएगा, C6H12O6 इज द फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज। जब आप कार्बन के 6 की मल्टीप्लाई करेंगे 12 में, हाइड्रोजन के 1 की मल्टीप्लाई करेंगे 12, कार्बन के 12 की मल्टीप्लाई करेंगे 6 में, हाइड्रोजन के 1 की मल्टीप्लाई करेंगे 12 में, और ऑक्सीजन के 2 की मल्टीप्लाई करेंगे 6 में, और सबको ऐड करेंगे तो आपके पास क्या जाएगा? मोलर मास आ जाएगा ग्लूकोज का, जो कि 180 होगा। अब आपको करना यह है कि नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल n से। स्मॉल n इक्वल्स टू आपका पास जाएगा मास। मास आपका आएगा ऊपर 50 ग्राम डिवाइडेड बाय क्या रखेंगे? मोलर मास नीचे। मोलर मास हमारे पास आ गया है 180। 0 से 0 आप कैंसिल आउट करेंगे और 18 से क्या कर देंगे? 5 को डिवाइड कर देंगे, तो आपके पास क्या आ जाएगा? नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे। तो इस तरीके से ये फर्स्ट टाइप है, नंबर ऑफ मोल्स को कैलकुलेट किया जा सकता है। इसी में सेकंड टाइप का क्या है कि मान लीजिए आपसे वो क्वेश्चन में बोल दे कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ 50 पार्टिकल्स ऑफ ग्लूकोज। अब उसने इसमें क्या कर दिया? 50 ग्राम की जगह 50 पार्टिकल्स बोल दिए। पहले ही क्लियर कर दिया क्वेश्चन में कि जो क्वेश्चन है वो किसके लिए है? पार्टिकल्स के लिए है। तो अब आपको 50 पार्टिकल्स ऑफ ग्लूकोज के लिए कैलकुलेट करना है। तो करना कुछ नहीं है, भारी काम कुछ नहीं है। नंबर ऑफ मोल्स फिर से निकालेंगे, n इक्वल्स टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स की वैल्यू ऊपर रखने वाले हैं, डिवाइडेड बाय एवोगाद्रो नंबर की वैल्यू नीचे रखेंगे, Na। अब Na की वैल्यू मैंने अभी अभी आप लोगों को बताई, जो कि क्या होती है? 50 अपॉन Na की जैसी आप वैल्यू रखोगे 6.022 इंटू 10⁻23। इस तरीके से आप क्या करेंगे? इसको डिवाइड करेंगे, और डिवाइड करते ही आपके पास क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ मोल्स का आंसर आ जाएगा। तो ये दो टाइप हैं जो कि पहले भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में रिपीट हो चुके हैं नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए। आइए देखते हैं सेकंड पॉइंट इसमें क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपसे यहां से कंप्रेशन फैक्टर की वैल्यू निकालने के लिए बोल देगा। सीधा सीधा आपको एक एमसीक्यू मिल जाएगा कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कंप्रेशन फैक्टर इन गैस इक्वेशन। तो आपको याद रखना है कंप्रेशन फैक्टर होता है कैपिटल Z। कंप्रेशन फैक्टर को हम कैपिटल Z से रिप्रेजेंट करते हैं, और कंप्रेशन फैक्टर हमेशा ही क्रिटिकल कंडीशंस पर रिप्रेजेंट किया जाता है। ऐसा नहीं है कि PV इक्वल्स टू nRT की मैं बात कर रहा हूं गैस इक्वेशन की, तो ये n आपका क्या बन जाए? कंप्रेशन फैक्टर बन जाए। नहीं, ऐसा नहीं है। इस इक्वेशन को आपको क्रिटिकल कंडीशन में लिखना होगा, यानी कि PC VC इक्वल्स टू आर तो गैस कांस्टेंट एज इट इज बना रहेगा, और टीसी कांस्टेंट, ये क्या हो गया? क्रिटिकल टेम्परेचर हो गया, क्रिटिकल प्रेशर हो गया, क्रिटिकल वॉल्यूम हो गया। अब यहाँ पे इस एन की जगह पर आ जाता है आपका कंप्रेशन फैक्टर, जिसको हम जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। तो आपको क्या करना है? इस एन की जगह जेड को रिप्लेस करना है, ठीक है, और जेड की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो जेड की वैल्यू कैलकुलेट करने का सीधा सा आपका एक फंडा है, जो आपकी गैस इक्वेशन है, आप इसको सेपरेट कर दीजिए और जेड की वैल्यू निकाल लीजिए। तो अभी हमने देखा ये आ रही थी PC
VC इक्वल्स टू Z इंटू RTC। तो आपको मालूम होना चाहिए Z इक्वल्स टू कैसे निकाला जा सकता है, PC इंटू VC अपॉन R इंटू TC से। अब आपको करना यह है कि क्रिटिकल प्रेशर की वैल्यू अप्लाई करनी है, क्रिटिकल वॉल्यूम की वैल्यू अप्लाई करनी है, क्रिटिकल टेम्परेचर की वैल्यू अप्लाई करनी है, और R की वैल्यू या तो आप 2 रख सकते हैं या फिर 8.314, वो डिपेंड करेगा कि आपकी यूनिट क्या है क्वेश्चन में जो गिवन है, CGS यूनिट है या MKS यूनिट है। जब आप ये सारी वैल्यूज इस फॉर्मूले में अप्लाई करेंगे तो आप पाएंगे कि Z की वैल्यू आती है 3/8। तो इस तरीके से कंप्रेशन फैक्टर की वैल्यू होती है 3/8, जो आप लोगों को याद रखनी है। क्वेश्चन में आपको ऐसे ही MCQ में ये वैल्यू लिख करके दे देगा, 3/8 की जगह और कोई फ्रैक्शन भी हो सकता है, तो आपको वहां पर जो टिक आउट करना है वो क्या होगा, 3/8। नेक्स्ट जो इसमें पॉइंट है वो ये है कि ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू निकाली जा सकती है √L इंटू L+1 इंटू H/2π की हेल्प से। क्वेश्चन क्या है, मान लीजिए आपसे कह दे कैलकुलेट दी एंगुलर ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ 3s। 3s जो आपकी सब शेल है उसके लिए आपसे क्या कह दे कि आप इसका ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट कीजिए। तो आपको इसके लिए क्या पता होना चाहिए, देखिए फॉर्मूला हमारे पास है सीधा सीधा √L L+1 और इंटू में क्या आ गया है H/2π। तो ये वैल्यू आपको मालूम होनी चाहिए, प्लैंक्स कांस्टेंट होता है H की वैल्यू आप सीधे सीधे रखेंगे यहाँ पे, ठीक है। 6.6 इंटू 10⁻34 वैल्यू होती है। H की जो वैल्यू है वो क्या है, याद करिएगा 6.6 इंटू 10⁻34, ये प्लैंक्स कांस्टेंट है। तो ये प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू जैसे आप इसमें अप्लाई करेंगे और L की वैल्यू आप अप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम आ जाएगा। अब L की वैल्यू कैसे निकालें, देखिए ये जो आपको ऑर्बिटल यहाँ गिवन है, ये जो सबशेल आपको गिवन है 3s, इसमें जो ये जो 3 है ये रिप्रेजेंट करता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जो कि स्मॉल n से रिप्रेजेंट की जाती है। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर यानी स्मॉल n की वैल्यू आपके पास आ गई है 3। आपको निकालना है L निकालने के दो तरीके, या तो आप L इक्वल्स टू फॉर्मूला याद रखेंगे n-1, ठीक है, ये आपके पास हो जाएगा 3-1 इक्वल्स टू 2, ठीक। ये जो आपका 2 आया है इसको आप केवल इस फॉर्मूले में अप्लाई करेंगे तो ये आपके पास टोटल कितना हो जाएगा, अंडर रूट के अंदर 2+1 हो जाएगा 3, और 3 इंटू 2 कितना हो जाएगा 6, और 6 को आप रूट की वैल्यू आपको अगर क्वेश्चन में गिवन है तो ठीक है, अदरवाइज आप इसका आंसर डायरेक्टली लिख सकते हैं H/2π अंडर रूट 6। इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो आपके पास न्यूमेरिकल वैल्यू भी आ जाएगी। और दूसरा तरीका ये है कि आप लोगों को याद करना होगा कौन सी सबशेल के लिए L की वैल्यू क्या होती है। तो जैसे कि यहाँ पर S सबशेल आपको गिवन है, तो क्वांटम नंबर की एक सीरीज की एक वीडियो मैं सेपरेटली बना करके अपलोड कर दूंगा, वहां से आप इस चीज को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे कि जो L की वैल्यू होती है वो डिपेंड करती है S/P/D/F पर, ठीक है। S के लिए L की वैल्यू होती है 0, P के लिए होती है 1, D के लिए होती है 2, F के लिए होती है 3। तो जैसे कि अब यहाँ पर S की वैल्यू कितनी है, S सबशेल गिवन है, S सबशेल के लिए L की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। तो जैसे आप यहाँ लगाएंगे 0 इंटू 0+1 इंटू H/2π, तो आपके पास जो आंसर आएगा ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का वो होगा 0। अब देखिए एग्जामिनेशन में ये दोनों ही आंसर मान्य होते हैं। अगर आपने S इक्वल्स टू 0 से रखा हुआ है यानी कि L की वैल्यू 0 अप्लाई करके रखा है तो भी ठीक होगा, या L की वैल्यू 2 से करा है तो भी ठीक होगा। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आ जाता है फजान रूल। देखिए फजान रूल को केमिकल बॉन्डिंग में बहुत अच्छे से पढ़ाया जाता है, ये कोवेलेंट करैक्टर को आइडेंटिफाई करने के लिए अप्लाई किया जाता है। ये दो रूल हैं, एक है सोडी फजान रूल और एक खाली है फजान रूल। फजान रूल केमिकल बॉन्डिंग में है और सोडी फजान रूल रेडियो एक्टिविटी में है। तो यहाँ पर ये कंफ्यूजन क्रिएट होने वाली बात नहीं है, आप लोग याद रखेंगे कि अगर फजान रूल की बात करिए तो केमिकल बॉन्डिंग से है, सोडी फजान रूल की बात करी है तो इसका मतलब रेडियो एक्टिविटी से है, वहां पे अल्फा बीटा और गामा पार्टिकल्स के इमिशन से रिलेटेड बात की जाती है। तो यहाँ हम बात कर रहे हैं केमिकल बॉन्डिंग के फजान रूल की, जो कि कोवेलेंट कैरेक्टर के लिए डिपेंड करता है। यहाँ आपको देखना होगा कि कैटायन का और एनायन का साइज क्या है। फजान ने सीधी सीधी सी एक बात कही थी कि अगर किसी कंपाउंड में किसी मॉलिक्यूल में कैटायन का साइज बहुत छोटा है तो उसका कोवेलेंट कैरेक्टर बहुत ज़्यादा हाई होगा, और यही चीज़ उसने एनायन के लिए कही, लेकिन उसका साइज बदल दिया कि अगर एनायन का साइज बहुत ज़्यादा बड़ा है, एनायन क्या है बहुत बड़ा है, तो उसका कोवेलेंट कैरेक्टर क्या होगा, बहुत कम ज़्यादा होगा। तो ये जो दो चीज़ें आप लोगों को ध्यान रखनी है कि स्मॉलर द कैटायन मोर कोवेलेंट कैरेक्टर, और इसी तरीके से लार्जर द कैटायन मोर कोवेलेंट कैरेक्टर। मान लीजिए फॉर एग्जांपल मैं आपसे लेता हूं, जैसे कि सोडियम पॉजिटिव मैंने लिया और दूसरा मैंने लिया Mg पॉजिटिव और तीसरा मैंने लिया Al पॉजिटिव। तो आपका कैटायन सबसे छोटा वाला कौन सा है, सबसे छोटा कैटायन कौन है, सोडियम पॉजिटिव है। तो इसका मतलब इसके मॉलिक्यूल में कोवेलेंट कैरेक्टर सबसे ज्यादा मिलेगा। लेकिन NaCl ये क्या बनाता है, एक आयनिक कंपाउंड बनाता है। मान लीजिए मैं बात कर रहा हूँ मैग्नीशियम की और खाली एल्यूमिनियम की, तो मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव है, एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव है। अब बताइए इनमें से स्मॉलर कैटायन कौन सा बनने वाला है, तो स्मॉलर कैटायन कौन है, Al3 पॉजिटिव। तो इसका मतलब इसका कोवेलेंट कैरेक्टर क्या होगा, बहुत ज्यादा होगा। एनायन के केस में भी सेम यही चीज होने वाली है। मान लीजिए एक एनायन है क्लोराइड का और एक एनायन है फ्लोराइड का, तो साइज किसका बड़ा, Cl नेगेटिव का बड़ा। तो इसका मतलब इसके मॉलिक्यूल में कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा
और फ्लोरीन के मॉलिक्यूल में कोवेलेंट कैरेक्टर कम होगा। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी एग्जामिनेशन में पूछा गया है। पॉइंट नंबर 5 है सेकंड आयनाइजेशन पोटेंशियल का एक ऑर्डर। आपको क्वेश्चन में 4 पॉइंट्स गिवन होंगे, जिनमें से एक ऑर्डर आपका ये होगा बिल्कुल जो सही होगा। आपसे आइडेंटिफाई करवाएगा, चूज आउट द करेक्ट ऑर्डर ऑफ सेकंड आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ द गिवन एलिमेंट्स। आपको ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नाइट्रोजन और कार्बन के 4 सीक्वेंस गिवन होंगे, उनमें से आपको फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर सेकंड आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑक्सीजन का सबसे ज्यादा है, फ्लोरीन का उससे कम है, नाइट्रोजन का उससे भी कम है और कार्बन का सबसे कम है। तो देखिए इसके पीछे का रीजन चलिए देखते हैं क्या है। बात कर रहे हैं आयनाइजेशन पोटेंशियल की, तो सबसे पहले हम आयनाइजेशन पोटेंशियल को समझेंगे। आयनाइजेशन पोटेंशियल क्या होता है? ये होता है अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड। ये क्या होता है? अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड, एन अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू लूज ऑफ वन और मोर इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटर मोस्ट शेल। ठीक है, किसी भी एटॉमिक ऑर्बिटल में से एक या एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन को रिलीज कराने के लिए, लॉस कराने के लिए जितने अमाउंट ऑफ एनर्जी की हमें जरूरत होती है, क्या कहलाती है? आयनाइजेशन पोटेंशियल कहलाती है, या आयनाइजेशन एनर्जी भी हम इसको बोलते हैं। IE और IP दोनों से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है, चाहे आपसे IE की बात कर रहा हो या IP की बात कर रहा हो। मान लीजिए किसी एटॉमिक ऑर्बिटल में से एक इलेक्ट्रॉन निकाला जाए, तो उसकी आयनाइजेशन एनर्जी, आयनाइजेशन पोटेंशियल को रिप्रेजेंट करेंगे IE1 या IP1 से। अगर फर्दर एक और इलेक्ट्रॉन में निकालूं तो उसकी आयनाइजेशन पोटेंशियल एनर्जी होगी दूसरी, यानी IE2 या फिर IP2। आप कैसे भी इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यहां पर इस IP2 या IE2 की ही बात करी गई है, सेकेंड आयनाइजेशन पोटेंशियल। सबसे पहले बात करते हैं इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की, नंबर बारी से। कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन, इस तरीके से आपको सीक्वेंस गिवन है, तो हम यही लिखेंगे कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन। तो कार्बन होता है 6, नाइट्रोजन होता है 7, ऑक्सीजन होता है 8 और फ्लोरीन होता है 9। अगर मैं इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करता हूं तो ये होता है 2p2, ये होता है 2p3, ये होता है 2p4 और ये होता है 2p5। अब ये देखिए कि p ऑर्बिटल में से इलेक्ट्रॉन निकालना सबसे आसान किस में से है? सबसे पहले एक इलेक्ट्रॉन हम निकाल देते हैं। देखिए यहां पर p ऑर्बिटल है हमारे पास, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। यहां पर 3 ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। इस वाले में हमारे पास कितने आ जाएंगे? 4 आ जाएंगे। तो 1 2 3 और ये 4। आप इसको हुंड रूल के अकॉर्डिंग ही भरेंगे, मैंने इसको पेयर करके भर दिया है। ये आ गया हमारे पास 1 2 3 4 और ये 5, टोटल 5 इलेक्ट्रॉन। अब पहले मैं फर्स्ट इलेक्ट्रॉन निकाल लेता हूं, किस में से? सबसे आसानी से मैं एक इलेक्ट्रॉन निकाल लूंगा। तो कार्बन इज द आंसर। ठीक है, कार्बन का फर्स्ट इलेक्ट्रॉन मैं बहुत आसानी से निकाल सकता हूं क्योंकि ये अनस्टेबल है। और अगर, क्योंकि हम सेकंड IP की बात कर रहे हैं, है ना, IP2 की बात कर रहे हैं, तो IP2 का मतलब क्या हो गया? 2 इलेक्ट्रॉन हमें निकालना है। 2 इलेक्ट्रॉन निकालने का मतलब ये हो गया कि हमारा जो एटम है वो स्टेबल भी होना चाहिए, या तो वो हाफ स्टेबल हो जाए या फिर वो कंप्लीट स्टेबल हो जाए। तो हम क्या कर रहे हैं? रिलीज कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन का, तो जो रिलीज होगा वो कार्बन में से इजीली हो जाएगा। यानी कार्बन अपना एक इलेक्ट्रॉन भी इजीली निकाल सकता है और 2 इलेक्ट्रॉन भी इजीली निकाल सकता है। इसीलिए सबसे कम जो IP होगी वो किसकी हो गई है? कार्बन की हो गई है। नाइट्रोजन में देखते हैं, नाइट्रोजन के पास क्या है? हाफ फील्ड है। नाइट्रोजन कैसा हो गया है? हाफ फील्ड। तो नाइट्रोजन अपने आउटर मोस्ट शेल में से एक इलेक्ट्रॉन के रिलीज करने का भी थोड़ा सा क्या करेगा? अपोज करेगा। और अगर चलिए एक इलेक्ट्रॉन इसने निकाल भी दिया तो ये दूसरा इलेक्ट्रॉन नहीं निकालने देगा। क्यों? क्योंकि ये अनस्टेबल में कन्वर्ट हो जाएगा। ऑक्सीजन की बात करें अगर, तो ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? देखिए एक इलेक्ट्रॉन रिलीज करते के साथ ही किस में कन्वर्ट हो जाएगा? स्टेबल में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन है, 4 में से एक इलेक्ट्रॉन निकला, यानी फर्स्ट IP निकलते के साथ ही ये कैसा हो जाएगा? स्टेबल हो जाएगा। अब अगर मैं फर्दर एक और इलेक्ट्रॉन निकालूंगा तो ये क्या करेगा? अपोज करेगा कि नहीं, मैं अपने आउटर मोस्ट में से 2 इलेक्ट्रॉन नहीं निकलने दूंगा ड्यू टू अनस्टेबिलिटी। फ्लोरीन की बात करें अगर, तो फ्लोरीन के पास 2 इलेक्ट्रॉन हैं जो ये आसानी से रिलीज कर सकता है और स्टेबिलिटी को अचीव कर सकता है। तो सबसे ज्यादा अपोजमेंट जो हो रहा है वो किस में हो रहा है? ऑक्सीजन में हो रहा है। तो हाईएस्ट IP किसकी हुई? ऑक्सीजन की हुई। ऑक्सीजन के बाद अगर मैं बात करूं कि किसकी IP ज्यादा है, देखिए नाइट्रोजन के केस में तो ऐसा नहीं है, क्योंकि नाइट्रोजन एक इलेक्ट्रॉन भी इजीली निकाल रहा है और दूसरा इलेक्ट्रॉन भी वो इजीली ही निकाल देगा, लेकिन कार्बन से थोड़ा सा भारी पड़ेगा क्योंकि ये स्टेबल कंपाउंड है, स्टेबल एलिमेंट है। तो इसके बाद कौन आ जाता है आपके पास? फ्लोरीन। फ्लोरीन क्योंकि क्या करेगा? 2 इलेक्ट्रॉन के निकलने के बाद फर्दर अमाउंट मना करेगा क्योंकि ये स्टेबल में कन्वर्ट हो चुका होगा। इसके बाद आपके पास आ जाएगा नाइट्रोजन और सबसे लास्ट में कौन बचा? कार्बन। तो इस तरीके से आपके पास ऑर्डर आ जाता है OFNC का। यहां से आप याद रखेंगे कि किसी भी एलिमेंट का आप क्या कर सकते हैं? बहुत आसानी से ही क्या कर लेंगे? आयनाइजेशन पोटेंशियल या आयनाइजेशन एनर्जी की ऑर्डर को कैलकुलेट कर लेंगे। पॉइंट नंबर 6 देखते हैं। पॉइंट नंबर 6 में बोला है फॉर 2 मोल्स ऑफ आइडियल गैस। यहां से सीधा आपको एक ऑप्शन मिलेगा कि जो मेयर फॉर्मूला है, जो मेयर इक्वेशन है गैस के लिए, वो सीधी क्या होती है? Cp - Cv = R होती है।
ठीक है, इस R में मल्टीप्लाई करेंगे हम N की, N क्या है, नंबर ऑफ मोल्स। तो ये क्या है, एक आइडियल गैस इक्वेशन के लिए मेयर इक्वेशन हमने बना दी है, मेयर फॉर्मूला है जहां पे N क्या है, नंबर ऑफ मोल्स है। तो अगर हमने कहा 2 मोल के लिए बताओ तो आप N की वैल्यू को 2 रख देंगे, अगर 3 मोल के लिए बतानी है तो आप N की वैल्यू को 3 रख देंगे, 4 मोल के लिए बतानी है तो आप N की वैल्यू को 4 रख देंगे। तो यहाँ पर क्वेश्चन में गिवन है आइडियल गैस के लिए अगर N की वैल्यू 2 है तो आप मेयर फॉर्मूला बताएंगे। तो मेयर फॉर्मूला क्या होने वाला है, Cp माइनस Cv इक्वल्स टू 2R। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो ये है कि फ्लक्स क्या होते हैं। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं थ्योरी में कि फ्लक्स क्या चीज है। फ्लक्स यूज किए जाते हैं टू रिमूव सिलिका बाय फॉर्मिंग सिलिकेट्स एंड रिमूव अनडिजायरेबल मेटल ऑक्साइड्स। किसी भी ओर के अंदर से सिलिका को रिमूव करने के लिए और अनडिजायरेबल मेटल ऑक्साइड्स को रिमूव करने के लिए हम फ्लक्स का यूज करते हैं। अब ये रिमूव कैसे करते हैं, इस सिलिका को सिलिकेट में कन्वर्ट कर देते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करता हूं SiO2, ये क्या है, सिलिका। तो ये क्या करेगी, जिस भी ओर में से हम इसको सेपरेट करेंगे इसका सिलिकेट बना देगी और सिलिकेट जैसे ही कन्वर्ट होगा तो ये SiO3 बन जाएगा। तो SiO2 का कन्वर्जन कर देगा SiO3 में, और जितने भी अनडिजायरेबल मेटल ऑक्साइड होंगे उनका भी क्या हो जाएगा, यहाँ से रिमूवल हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है PCl4 पॉजिटिव SiCl4। इनका जो हाइब्रिडाइजेशन होता है वो होता है sp3। अब ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन कैसे है, इसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हाइब्रिडाइजेशन की वीडियो का लिंक मिल जाएगा, वहां से आप इजीली हाइब्रिडाइजेशन को कैलकुलेट करना सीख जाएंगे। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है, मुद्दे की जो बात है, जो क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, आप में से बहुत से लोगों को हाइब्रिडाइजेशन निकालना आता भी होगा। तो PCl4 पॉजिटिव और SiCl4 का जो हाइब्रिडाइजेशन है वो सेम है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, जिसकी वजह से इनकी स्ट्रक्चर क्या हो जाती है, सेम हो जाती है। लेकिन अगर PF5 की मैं बात करूं तो उसका हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3d, और BRF5 की मैं बात करूं तो इसका हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3d2, जिसकी वजह से इनकी जो ज्योमेट्री है, इनकी जो शेप है, स्ट्रक्चर है, वो भी क्या हो जाती है, अलग हो जाती है। तो यहां से कंक्लूजन निकलता है कि सेम हाइब्रिडाइजेशन, अगर आपका हाइब्रिडाइजेशन सेम है तो स्ट्रक्चर भी कैसी रहने वाली है, सेम रहने वाली है। और अगर आपका हाइब्रिडाइजेशन डिफरेंट है, अलग अलग है, तो इसका मतलब वहां पे उसकी जो स्ट्रक्चर है, जो ज्योमेट्री है, जो शेप है, वो भी क्या हो जाएगी, डिफरेंट हो जाएगी। तो ये क्वेश्चन पीजीटी के प्रीवियस ईयर 2014 एग्जामिनेशन में पूछा जा चुका है। आपको सेम यही 4 मॉलिक्यूल उसमें लिखे हुए मिलेंगे और कहेगा कि इनमें से सेम हाइब्रिडाइजेशन, सेम स्ट्रक्चर वाले मॉलिक्यूल्स को आइडेंटिफाई करो। तो आपका जो ऑप्शन होगा वहां पे A और B होगा, क्योंकि PCl4 पॉजिटिव और SiCl4 पॉजिटिव का हाइब्रिडाइजेशन सेम है sp3, जिसकी वजह से इनकी स्ट्रक्चर भी क्या हो गई है, सेम हो गई है।